स्वागत है आप सभी का शिक्षा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की क्लास में हम बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता के ऊपर। गणेश्वर सभ्यता जो है ये इसकी खोज 1972 में हुई और आर.सी. अग्रवाल ने इसकी खोज की। 1977 में आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने इसका उत्खनन करवाया। साथ में राजस्थान पुरातत्व विभाग का भी योगदान रहा। राजस्थान के सीकर ज़िले में खंडेला की पहाड़ियों के क्षेत्र में ये सभ्यता आती है। ये सभ्यता कांतली नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। यहाँ पे प्रमुख स्थल मैंने बता दिया। और 2800 ईसा पूर्व लगभग जो समय है वो 2800 ईसा पूर्व का समय है। इसके बाद में ताम्र पाषाण संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर जो सभ्यता है इसे ताम्र पाषाण जो कालीन जो सभ्यता है, मतलब जब तांबा काफ़ी ज़्यादा इस समय में इस्तेमाल किया जाता था। यह सभ्यता ताम्र सभ्यताओं की तो जननी मानी जाती है सभ्यता। तो यही है कि ये सभ्यता जो है ताम्र सभ्यताओं की जननी के रूप में जानी जाती है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही? 2800 ईसा पूर्व हालांकि काल रहा इसका। ये जो सभ्यता है गणेश्वर, इसका काल क्या रहा? 2800 ईसा पूर्व। और ये ताम्र पाषाण सभ्यता थी, तांबे की सभ्यता थी। और ताम्र पाषाण सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को सॉरी। यहाँ पे तांबे का बहुत ज़्यादा उपयोग मिलता है। तांबे का बहुत ही व्यापक उपयोग यहाँ पे मिलता है गणेश्वर सभ्यता में। बड़ी संख्या में तांबे के औजार मिले हैं, आभूषण भी प्राप्त हुए हैं तांबे के। पत्थर के मकान तथा पत्थर के बांध के प्रमाण मिले हैं। पत्थर के मकान और पत्थर के बांध के प्रमाण मिले हैं। ईंटों के प्रमाण नहीं मिले। ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ से कत्थई रंग के मृदभांड मिले हैं। मृदभांड कैसे मिले हैं? कत्थई रंग के, जिन्हें कहा गया है कपीशवर्णी। क्या कहा गया है? कपीशवर्णी या गैरिक मृदभांड उन्हें कहा गया है। हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं। हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं। और लाल मिट्टी के अलंकृत और मजबूत मृदभांड भी मिले हैं। मतलब कि पतले और मजबूत दोनों ही तरीके के लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। कत्थई मृदभांड भी मिले हैं, कपीशवर्णी या गैरिक मृदभांड मिले हैं। तांबे की वस्तुओं की बात करें तो तांबे के औजार मिले हैं, हथियार तथा आभूषण मिले हैं। हथियार मिले हैं और आभूषण मिले हैं और औजार मिले हैं। तो हथियार, औजार और आभूषण तीनों ही चीज़ें तांबे की प्राप्त हुई हैं। दोहरी पेचदार, मतलब एक इधर से भी पेच है और इधर से पेच है, दोनों तरफ से जब पेच है तो ये जो है ना यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि इधर भी पेच हो गया और ये तो एक साइड बना दिया मैंने, इधर भी और ये इधर भी, दोनों साइड पेच दोनों साइड से जो कील को लगा सकें ऐसी कील मिली है। और ये जो कील हैं ये मध्य एशिया में मिली है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मध्य एशिया के जो देश हैं उनमें गणेश्वर सभ्यता से तांबा जो है एक्सपोर्ट होता था। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन। स्वागत है आप सभी का शिक्षा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की क्लास में हम बात करेंगे आहट सभ्यता के ऊपर। आहट सभ्यता जो है यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और इसका काल रहा 1900 से 1200 ईसा पूर्व का। मतलब उस समय की ये सभ्यता है, 1900 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य की।
आहड़ क्षेत्र में ये फैली हुई सभ्यता रही। आयड़ नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। 1953 में इसकी खोज या पहचान की अक्षय कीर्ति व्यास ने, और 1954 के अंदर अगले ही साल आर.सी. अग्रवाल मतलब कि रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन करवाया। 1961-62 में H.D. सांकलिया और V.N. मिश्रा ने इसका उत्खनन करवाया। उनके नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ 1961 और 62 में। राजस्थान सरकार की ओर से भी विजय कुमार और P.C. चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति का योगदान रहा। आहड़ को ताम्रवती नगरी कहते हैं, क्योंकि तांबा काफ़ी ज़्यादा मिलता है यहाँ से भी। ताम्रवती नगरी कहते हैं आहड़ को, और बनास संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि बनास नदी यहाँ पे बहती है। आघाटपुर इसका पुराना नाम है, और धूलकोट इसका स्थानीय नाम है। इसका मृतकों के टीलों की सभ्यता भी इस सभ्यता को कहते हैं, मृतकों के टीलों की सभ्यता। गोपीचंद शर्मा मानते हैं कि 1900 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व का जो समय था वह इस सभ्यता का विकसित काल था, आहड़ सभ्यता का। और आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे, ये तो बता दिया। अब आयड़ नदी जो है उदय सागर झील से जब निकलती है तो बाद में इसका नाम ही, आयड़ का नाम ही क्या हो जाता है, बेड़च। आयड़ का नाम ही बेड़च हो जाता है जब ये उदय सागर झील के बाद में नदी आगे निकलती है, तो उसे हम कहते हैं बेड़च नदी। उदय सागर झील से निकलने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। आहड़ सभ्यता में मुख्यतः देखें तो भवन निर्माण कैसे करते थे, तो भवन निर्माण करने के लिए मुलायम काले पत्थर और क्वार्ट्ज के टुकड़ों का मिश्रण यूज़ में लेते थे, सुखाई हुई ईंटों का भी साथ में। चक्रकूप पद्धति का प्रयोग मिलता है, चक्रकूप पद्धति का प्रयोग मिलता है आहड़ सभ्यता में। मकानों के निर्माण में ईंटों का तो प्रयोग किया ही है, साथ में ईंटों के साथ में बांस का भी प्रयोग किया गया है। चूल्हे, काफ़ी ज़्यादा चूल्हे मिले हैं आहड़ से, 6 चूल्हे के प्रमाण मिले हैं, मतलब कि बड़ा परिवार या फिर कोई सामुदायिक भोज का ही की ओर इंगित करते हैं ये। लाल और काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता से लाल और काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं, और इस पे ज्यामितीय आकृति मिली है। ये जो लाल और काले मृदभांड है, इनके ऊपर ज्यामितीय आकृति मिली है, और उल्टी तिपाई पद्धति से पकाया गया है इन्हें। ये कैसे पकाए गए हैं? उल्टी तिपाई पद्धति से। चित्रित मृदभांड भी मिले हैं, जिन पे चित्र बने हुए हैं, ऐसे मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। कढ़ाई के भी प्रमाण मिलते हैं, कढ़ाई के। सिलबट्टा भी प्राप्त हुआ है। कृषि और भंडारण के भी प्रमाण मिलते हैं कि चावल है, गेहूं है और ज्वार है, इनके प्रमाण मिलते हैं। चावल के, गेहूं के और ज्वार के जो है प्रमाण मिलते हैं आहड़ सभ्यता से। तो ये मुख्य बात ये है कि यहाँ से चावल के प्रमाण मिलते हैं, जबकि कालीबंगा से चावल के प्रमाण नहीं मिलते। अनाज के भंडारण के लिए गोरे या कोट का इस्तेमाल होता है आहड़ सभ्यता में, और पशुपालन के भी प्रमाण मिलते हैं। पशु की बात करें तो कुत्ता, हाथी, गेंडा, इनके प्रमाण मिले। मिट्टी की टेराकोटा शैली में वृषभ की मूर्ति मिली। वृषभ मतलब बैल की मूर्ति मिली है मिट्टी की टेराकोटा शैली में, जिसको कहा गया बेनाशिन बुल। ये भी कहाँ से मिली है? आहड़ सभ्यता से। धातु के उपयोग की बात करें तो धातु का जो है तांबा गलाने की भट्टियाँ भी मिली हैं, और बहुत सारे तांबे के औजार मिले हैं। लोहे का भी प्रमाण मिला है, मतलब तांबे के तो मिला ही है, साथ में लोहे का भी प्रमाण मिला है, क्योंकि लोहे के भी 79 जो है
उपकरण मिले हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया, चाकू, छल्ले, ये सब मिले, पर चांदी का कोई प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है। चांदी का प्रमाण नहीं मिला है। विदेशी व्यापार की अगर बात करें तो ईरान शैली की प्लेटें मिली हैं, धूपदानियाँ भी मिली हैं। तो जो ईरान शैली की प्लेटें और धूपदानियाँ मिली हैं, ये बताती हैं कि ईरान से इस सभ्यता का संबंध था। लेपिस लाजुली प्राप्त हुआ है। लेपिस लाजुली एक कीमती पत्थर होता है जो कि अफ़गानिस्तान में मिलता है, और ईरान में। तो इस अफ़गानिस्तान और ईरान जो है, इनसे भी इस सभ्यता का संबंध स्थापित होता है, क्योंकि लेपिस लाजुली यहाँ से मिला है। 3 मोहरें मिली हैं जिन पर जो अंकित भाषा है वो तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर स्पष्ट है कि उस भाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका विदेशी व्यापार होता था। इनका क्या है, विदेशी व्यापार होता था। ईसा पूर्व काल के 6 यूनानी सिक्के मिले। ईसा पूर्व काल के 6 यूनानी सिक्के मिले हैं। ईसा पूर्व काल के कैसे सिक्के मिले हैं? यूनानी, ग्रीक सिक्के मिले हैं, 6 मिले हैं, वो भी आर्य सभ्यता से। सिक्कों पर त्रिशूल और अपोलो के चित्र बने हुए हैं। छपाई के ठप्पे मिले हैं। छपाई के ठप्पे, जो छपाई करते हैं ना, छपाई के ठप्पे होते हैं जिनसे वैसी छाप छप जाती है, तो वो छपाई के ठप्पे मिले हैं। इससे पता चलता है कि रंगाई छपाई का काम होता है यहाँ पे। अंतिम संस्कार की बात करें तो मृतकों का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर दफनाने की प्रमाण मिलते हैं, और शवों के साथ में आभूषण और वस्त्र और आभूषण को भी दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। और ये जो आर्य सभ्यता है 8 बार बनी और 8 बार उजड़ी, ऐसी 8 परतें यहाँ से प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सभी का शिक्षा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की क्लास में हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि कालीबंगा सभ्यता जो है, ये हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के किनारे जगह है कालीबंगा, वहीं पे ये स्थल पाया गया है। नगर योजना और मकान की बात करें तो ये ऑक्सफोर्ड और ग्रिड या चेम्सफोर्ड पैटर्न में प्राप्त होते हैं, उनके प्रमाण मिलते हैं ऐसे। मकानों में पहले कच्ची ईंट का इस्तेमाल होता था और बाद में पक्की ईंटों का इस्तेमाल होने लगा। ईंटों के आकार की बात करें तो ईंटों का आकार 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर, ये इस आकार की, इस डायमेंशन की ईंटों का जो यूज़ मिलता है कालीबंगा सभ्यता में। पहले लकड़ी की नालियाँ, लेकिन नालियाँ पहले कैसे इस्तेमाल करते थे? लकड़ी की। बाद में पक्की ईंटों की नालियाँ बनाई गई। बाद में कैसी नालियाँ बनाई गई? पक्की ईंटों की। लेकिन पहले कैसी नालियाँ इस्तेमाल करते थे? यहाँ पे लकड़ी की नालियाँ इस्तेमाल करते थे। कालीबंगा से प्राचीन नगर के साक्ष्य मिलते हैं। तो कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है, जबकि आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ से प्राचीन नगर के साक्ष्य मिलते हैं, और हल के जुते हुए खेत के प्रमाण दक्षिण पूर्वी दिशा से मिलते हैं। दक्षिण पूर्वी दिशा से हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। मिश्रित कृषि के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि जो बाजरा, गेहूँ, इनके प्रमाण मिलते हैं, और साथ में चना और सरसों। जो चना, सरसों, गेहूँ और बाजरा, इन सभी फसलों के, जो बाजरा, गेहूँ, चना, सरसों, इन सब के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन चावल के प्रमाण यहाँ से नहीं मिलते। चावल जो है आर्य सभ्यता मिलती है, पर कालीबंगा सभ्यता में चावल के प्रमाण नहीं मिले। धार्मिक और सांस्कृतिक साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से 7 अग्निवेदिका मिली है, 7, जो बलि प्रथा की तरफ इस चीज़ को बताती हैं। अग्निवेदिका जैसी यहाँ से मिली हैं, सेम अग्निवेदिका लोथल गुजरात से भी
प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से देवताओं की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मुद्रा पे एक मुद्रा जो है उसके ऊपर व्याघ्र बना हुआ है, चीता बना हुआ है और साथ में एक तरफ महिला या कुमारी देवी कह सकते हैं उनका चित्र बना हुआ है। इसे प्राचीन काल की मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का आभास होता है। इसके बाद में चिकित्सा संबंधी साक्ष्य। चिकित्सा संबंधी जो साक्ष्य हैं उसमें 6 छेद वाली बालक की खोपड़ी एक प्राप्त होती है, बालक की खोपड़ी प्राप्त होती है जिसमें कि 6 छेद हुए हैं। तो जो 6 छेद वाली खोपड़ी है बालक की, ये सर्जरी की तरफ, शल्य चिकित्सा की तरफ बताती है और कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है। हड्डियों की सिलाई का भी प्रमाण मिलता है। व्यापार की बात करें तो बेलन आकार की मोहरें यहाँ से प्राप्त होती है, बेलन आकार की सील जो है मोहर यहाँ से प्राप्त होती है, जो कि इसका सीधा संबंध मेसोपोटामिया से जोड़ती है, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी ही मोहरें मिली हैं। फिर है सजावटी ईंटें मिली हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स, और लाल और पिंक, रेड एंड पिंक कलर के मृत भांड मिले हैं। गोमुख प्याले मिले हैं, गाय के मुख के अच्छे जैसे प्याले मिले हैं। प्लेटें मिली हैं। संकीर्ण मुख वाले घड़े मिले हैं और ट्रायंगुलर पक्की मिट्टी के बने हुए ट्रायंगुलर शेप की भी आकृति मिली है। और खिलौने मिले हैं, पहिए मिले हैं। बैल की खंडित मूर्ति भी प्राप्त हुई है, फिर बात करें अन्य कुछ चीज़ों की, तो जैसे कि सिलबट्टा प्राप्त हुआ है, मिट्टी की गेंदें, तांबे की कुल्हाड़ी, कलश, शवदान, तोलने के बाट, ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ से कांस्य के बर्तन भी प्राप्त होते हैं, हाथी दांत की कंघी भी यहाँ से प्राप्त होती है। मूंगे प्राप्त होते हैं, मनके प्राप्त होते हैं, सीपियाँ प्राप्त होती हैं, तो ये सब आभूषण प्राप्त होते हैं। तांबे की पिनें भी यहाँ से प्राप्त हुई है, लेकिन मंदिर के अवशेष यहाँ से नहीं मिले हैं। यहाँ प्राचीन सामूहिक तंदूर या चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। समाज में पुरोहित वर्ग को प्रमुख माना जाता था। पुरोहित वर्ग को कैसे मानते थे? प्रमुख मानते थे, ऐसा प्रमाण मिले हैं। और लोथल गुजरात जो है ये कालीबंगा के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक या वाणिज्यिक केंद्र माना जाता है। कालीबंगा से लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पर सफ़ेद और काली रंग की धारियों की सजावट मिलती है। कालीबंगा से कैसे मृद भांड मिले हैं? लाल रंग के, उन पर धारियाँ कैसी बनी हुई हैं? सफ़ेद और काली। गुलाबी रंग के मृद भांड जो है प्राक हड़प्पा सभ्यता के हैं और इन्हें सोंथी मृद भांड भी कहते हैं, क्योंकि सोंथी सभ्यता जो है, ये बीकानेर में जो सोंथी सभ्यता है वहाँ से भी ऐसे ही गुलाबी मृद भांड मिले हैं और वो भी प्राक हड़प्पा काल की सभ्यता है, बीकानेर क्षेत्र की सोंथी। कालीबंगा में अंडाकार आकार की कब्रें मिली हैं। कब्र जो मिली है अंडाकार आकार की मिली है। स्वास्तिक का चिन्ह का प्रयोग भी मिला है, वास्तु दोष निवारण के लिए संभवतः यूज़ करते थे वो। कालीबंगा में सैंधव लिपि युक्त मृद भांड मिले हैं। सैंधव लिपि लिखे हुए मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। और स्वास्तिक के चिन्ह से हम उनकी धार्मिक मान्यताओं के रूप में देखते हैं। पाकिस्तान के में एक जगह है कोट दीजी, उस जगह से जैसे अवशेष प्राप्त हुए हैं ठीक वैसे ही अवशेष हमारे कालीबंगा के भी हैं, मतलब कि दोनों के अवशेष एक जैसे हैं, कालीबंगा के अवशेष और पाकिस्तान के कोट दीजी के, दोनों में समानता है। अब बात करते हैं कि ये जो सभ्यता है, जब इतनी अच्छी सभ्यता थी तो ये नष्ट कैसे हो गई? तो ये जो सभ्यता है ये नष्ट हुई, नैडी का कहना है कोई संक्रामक रोग आया, उस रोग की वजह से ये नष्ट हुई सभ्यता, नैडी का ऐसे कहना है नैडी का। और डीपी अग्रवाल और रफ़ीक मुगल का ये कहना है कि घग्गर या हकरा नदी का पानी
सूखने से या फिर जल स्रोत के समाप्त होने की वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई। ये इसके अलावा एस.आर. राव जबकि अलग बात कहते हैं, ये कहते हैं कि बाढ़ आई। देखिए, डी.पी. अग्रवाल और रफ़ीक मुगल तो कहते हैं कि गंगा नहीं, घग्गर या हकरा नदी का पानी सूख गया। और एस.आर. राव क्या कहते हैं? एस.आर. राव कहते हैं कि यहाँ पे शायद बाढ़ आई। तो दोनों की बातें एकदम अलग बातें हैं, एकदम विपरीत हैं, एकदम अपोजिट बातें हैं ये। अमलानंद घोष ने कहा कि अत्यधिक गर्मी बहुत ज़्यादा हुई यहाँ पे और जलवायु का असंतुलन हो गया, जिस वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई। अन्य जो मत हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आई और उसी वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई। कालीबंगा सभ्यता का काल 2400 से 2250 ईसा पूर्व रहता है और प्राचीन द्वस्तदती और सरस्वती नदी के तट पर है। वर्तमान में बात करें, इन दोनों नदियों का जिक्र जो है ऋग्वेद में किया हुआ है। घग्गर नदी के क्षेत्र में वर्तमान में ये सभ्यता आती है, कालीबंगा सभ्यता। एल.पी. टेसीटोरी ने सबसे पहले जानकारी दी थी, जबकि अमलानंद घोष ने इसकी पहचान सबसे पहले की थी। अमलानंद घोष ने जब इसकी पहचान की तो 1951-52 के बीच में इसकी पहचान की थी। पहचान करने में जो संस्था थी वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के द्वारा किया गया और इसमें जो उत्खननकर्ता मुख्यतः बी.बी. लाल, बी.के. थापर, एम.डी. खरे, एस.पी. जैन, के.एम. श्रीवास्तव और जे.पी. जोशी, ये सब थे। 1961 से 1969 तक एक लंबा एक्सकेवेशन यहाँ पे होता है, उत्खनन एक्सकेवेशन यहाँ पे होता है। ओरल स्टेन की एक बुक है, अ सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। तो सरस्वती रिवर के किनारे ये सभ्यता जो है किस तरीके से नष्ट हुई, मतलब ये सर, हाँ, इस लॉस्ट सरस्वती रिवर जो भी नहीं है। अ सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स जो है पुरानी साइट्स की सर्वे, उसके बारे में इस किताब में दिया हुआ है ओरल स्टेन ने। 1985-86 में एक म्यूज़ियम बन गया कालीबंगा के अंदर और 5 स्तर में इस सभ्यता में उत्खनन हुआ था। 2 स्तर जो है शुरुआती, वो तो प्री हड़प्पन काल के हैं, पूर्व हड़प्पा काल के, और बाद वाले जो 3 स्तर हैं वो है हड़प्पा काल के। तो शुरू के 2 स्तर कैसे हैं? प्री हड़प्पा काल या फिर प्राक हड़प्पा, और बाद वाले जो 3 हैं वो हैं हड़प्पा काल के। पश्चिमी टीला जो है वो ऊंचा तो है और दुर्गीकृत है, लेकिन वैसे छोटा है, और जबकि पूर्वी टीला अदुर्गीकृत है, दुर्ग नहीं है पूर्वी टीले में, नीचा भी है पर वैसे बड़ा टीला है, वो एरिया वाइज बड़ा है। कालीबंगा की प्रमुख विशेषता कि समकोण पे सड़कें काटती हैं एक दूसरे को। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।